क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो A1:A2। यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल के एरिया का जो रेशियो है वो दे रखा है A1:A2। देन देयर सर्कमफ्रेंसेज आर इन द रेशियो √A1:√A2। तो कह रहा है कि उसके सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो होगा वो √A1:√A2 होगा। जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे बोला कि दो सर्कल है, तो यहाँ पे आप दो सर्कल बना लीजिए और यहाँ पे एक के रेडियस को मान लेते हैं R1 और दूसरे के रेडियस को मान लेते हैं R2, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कहा कि दोनों के एरिया का रेशियो दे रखा है A1:A2 और बोला कि इसके सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इसका सर्कमफ्रेंस है C1, इसका सर्कमफ्रेंस है C2 और इसका एरिया मान लीजिए A1, इसका एरिया A2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों सर्कल का जो एरिया का जो रेशियो है वो है A1:A2। तो पहले इसी से आप चलिए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा रेशियो ऑफ एरिया, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और नीचे में हो जाएगा एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। और यहाँ पे दोनों सर्कल के जो एरिया का रेशियो है वो है A1:A2, दैट मीन्स A1/A2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट सर्कल, इसका एरिया बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R1 है, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद नीचे वाले सर्कल का एरिया बताइए, तो ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर इक्वल टू A1/A2। तो यहाँ पे पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू A1/A2। स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √A1/A2। तो इसको आप अलग अलग भी तो कर सकते हैं, √A1 और नीचे में हो जाएगा √A2। तो ये आ गया R1/R2 का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से हमसे बोला था कि दोनों सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो आएगा वो इतना आएगा। तो अब आप सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकाल के देखिए कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो एक का सर्कमफ्रेंस C1 है और एक का सर्कमफ्रेंस C2 माने हैं, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा C1/C2। और यहाँ पे बताइए C1 का वैल्यू कितना 2πr ना, लेकिन यहाँ पे 2πr1 होगा क्योंकि रेडियस R1 है, और इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr2। यहाँ पे 2π से कटेगा 2π, तो यहाँ पे C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा R1/R2। तो यहाँ पे C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले थे ना। यहाँ पे देखिए R1/R2 का वैल्यू आया है √A1/√A2। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर दें, तो ये हो जाएगा √A1/√A2। तो यहाँ पे देखिएगा, तो C1/C2 का वैल्यू आ गया √A1/√A2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √A1:√A2, यानी सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो आएगा वो आ गया √A1:√A2। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो √A1:√A2 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, यही तो आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:16। यहाँ पे दो सर्कल के एरिया का रेशियो दे रखा है 9:16। तो कह रहा है कि देन देयर सर्कमफ्रेंसेज आर इन द रेशियो 3:4। तो वो दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा स्टेटमेंट 1,
तो यहाँ पे भी 2 सर्कल बना लीजिए। एक का रेडियस R1 मान लेते हैं और दूसरे का रेडियस R2। तो इसके बाद देखिएगा, तो सबसे पहले आप रेशियो ऑफ एरिया लिखिए, रेशियो ऑफ एरिया। तो यहाँ पे देखिए, इसके एरिया को मान लीजिए A1, इसके एरिया को मान लीजिए A2, इसके सरकमफ्रेंस को मान लीजिए C1, इसके सरकमफ्रेंस को मान लीजिए C2। और यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिएगा, दोनों सर्कल के एरिया का जो रेशियो है वो दे रखा है 9:16। तो यहाँ पे इसको नोट करिए। तो एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा A1/A2 और इसका वैल्यू दे रखा है 9:16, डेट मीन्स 9/16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए A1, तो इसका वैल्यू कितना, पाई R1 का स्क्वायर, एरिया यही होगा ना, और A2 तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/16। यहाँ पे पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 9/16। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2, यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा √9/16, डेट मीन्स ये हो जाएगा 3/4। यानी R1/R2 का वैल्यू आ रहा है 3/4। तो यहाँ पे देखिएगा, हमसे बोला था सरकमफ्रेंस का रेशियो, तो यहाँ से निकाल के देखिए, नाउ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। यहाँ पे एक बार आप क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे बोला था कि सरकमफ्रेंस का रेशियो कितना होना चाहिए, 3:4। तो यहाँ पे आप निकाल के देखिए कि 3:4 आता है कि नहीं आता है। तो एक का सरकमफ्रेंस C1 माने हैं, एक का C2 माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रेशियो C1/C2। और बताइए C1 का वैल्यू कितना, 2πr1 और C2 का वैल्यू 2πr2, यही होगा ना, 2π से कट जाएगा 2π, तो यहाँ पे C1/C2 इक्वल टू हो गया R1/R2। अब यहाँ पे आप देखिएगा, R1/R2 का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले थे 3/4, तो यहाँ पे आपको पुट करना है, तो ये हो जाएगा C1/C2 इक्वल टू R1/R2 की जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3/4, डेट मीन्स इसका सरकमफ्रेंस का रेशियो आएगा 3:4। और क्वेश्चन में यही बोला था कि इसका रेशियो 3:4 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, 3:4 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी हो गया ट्रू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा, जैसे स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था कि पहले आप R1 R2 का वैल्यू निकाल लिए थे, और यहाँ पे जब सरकमफ्रेंस का रेशियो निकाल रहे थे तो यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू पुट कर दिए थे। यही काम हुआ था ना स्टेटमेंट 2 में। और देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ, तो यहाँ पे भी तो वही काम हुआ, आप R1 R2 का वैल्यू निकालें और इधर मतलब सरकमफ्रेंस के रेशियो में R1 R2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए थे। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, बिल्कुल हुआ, ये आप साफ साफ देख रहे हैं। जिस तरीके से स्टेटमेंट 2 बना है वही पैटर्न है स्टेटमेंट 1 का, एकदम सेम टू सेम, सिर्फ उसमें नंबर नहीं दिया था, यहाँ पे सिर्फ नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे भी देखिए 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ A1, A2 आर द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। यहाँ पे 2 सर्कल का एरिया दे रखा है A1 और A2, एक का एरिया है A1 और एक का एरिया है A2। तो कह रहा है कि देन देयर रेडी आर इन द रेशियो √A1 रेशियो √A2। तो कह रहा है कि वो दोनों सर्कल के रेडियस का जो रेशियो आएगा वो आएगा √A1 रेशियो √A2। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप 2 सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप मान लीजिए एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस है R2। यहाँ पे बोला कि एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमसे बोला कि दोनों के जो रेडियस का रेशियो आएगा वो इतना आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे आप निकालिए रेशियो ऑफ एरिया। रेशियो ऑफ एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एरिया दे रखा है, एक का A1 और एक का A2। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा A1/A2, यही ना इसका रेशियो होगा। और यहाँ पे बताइए A1 का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, जैसे एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, और यहाँ पे रेडियस R1 है तो यहाँ पे R की जगह R1 हो गया, फिर इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जैसे इसको ऐसे लिखिए A1/A2 इक्वल टू, इसको आप R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा इधर, तो यहाँ पे क्या करिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1/A2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको उस तरफ है, इसको इस तरफ कर दिए हैं, अब स्क्वायर को उधर भेजिए, तो यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A1/A2, तो यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रूट दोनों पे हो जाएगा अलग अलग, अंडर रूट A1 बाई अंडर रूट A2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके रेडियस का रेशियो कितना आ गया, अंडर रूट A1 रेशियो अंडर रूट A2, और क्वेश्चन में भी तो यही बात बोला था कि इसके रेडियस का रेशियो आएगा अंडर रूट A1 रेशियो अंडर रूट A2, तो बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ तो आ रहा है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:25, दो सर्कल के एरिया का रेशियो दे रखा है 9:25, तो यहाँ पे कह रहा है कि देन देयर रेडी आर इन द रेशियो 3:5, तो उसके रेडियस का जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए निकाल के, ये है स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे देखिए दो सर्कल का बात हुआ है, तो यहाँ पे दो सर्कल बना देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है, यहाँ पे एक के एरिया को A1 और दूसरे के एरिया को A2 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो ऑफ एरिया, और रेशियो ऑफ एरिया दे रखा है 9:25, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, और यहाँ पे हमसे बोला था कि जो रेडियस का रेशियो आएगा वो आएगा 3:5, तो यहाँ पे देखिए चेक हो जाएगा अभी। तो रेशियो ऑफ एरिया, तो यहाँ पे बताइए एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है, तो इसका रेशियो बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो A1/A2 होगा, और क्या होगा, यही होगा ना, जैसे एक का एरिया A1 और दूसरा का एरिया A2, तो इसका रेशियो क्या होगा A1/A2, और इसका वैल्यू दे रखा है 9/25। अब यहाँ पे फार्मूला को रखिए, तो A1 की जगह हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, और A2 की जगह हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/25। यहाँ पे पाई से कटेगा पाई, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऊपर में भी है, स्क्वायर नीचे में भी है, तो इसको आप R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 9/25। अब स्क्वायर को इधर लाइए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 9/25, तो यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, तो यहाँ पे इसका रेशियो आ गया रेडियस का 3:5, और क्वेश्चन में भी यही बात बोला था कि इसके रेडियस का जो रेशियो आएगा 3:5 आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप 3:5 ही आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात है 3:5 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब आपको देखना है, यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था कि एरिया का रेशियो से हम क्या निकाले थे, रेडियस का रेशियो, यही निकाले थे ना, एरिया के रेशियो से हम निकाले थे रेडियस का रेशियो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी तो आप वही काम किए हैं, एरिया का रेशियो दे रखा था, तो वहीं एरिया के रेशियो से आप रेडियस का रेशियो निकाले हैं।
सेम टू सेम काम जो स्टेटमेंट 2 में हुआ था वही स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। ये तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट 2 में रेडियस का रेशियो निकला था उसी तरीके से स्टेटमेंट 1 में भी रेडियस का रेशियो निकला है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। और जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेज ऑफ अ सर्कुलर एन्यूलस आर C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कुलर एन्यूलस है। एन्यूलस कंसेंट्रिक सर्कल को ही बोला जाता है, ठीक है। जब भी आप एन्यूलस देखिएगा तो यहाँ पे आपको समझना है कि वो कंसेंट्रिक सर्कल का ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे बोला कि एक सर्कुलर एन्यूलस है और उसके इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे इनर सर्कमफ्रेंस C1 है और आउटर सर्कमफ्रेंस C2 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द विड्थ ऑफ द एन्यूलस इज C2 माइनस C1 अपॉन 2 पाई। तो कह रहा है कि उस एन्यूलस का जो विड्थ आएगा, मतलब उसका जो चौड़ाई होगा वो C2 माइनस C1 अपॉन 2 पाई होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक एन्यूलस बना लीजिए जो कि कंसेंट्रिक सर्कल ही रहेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हो जाएगा स्मॉल आर और ये वाला हो जाएगा कैपिटल आर। और यहाँ पे बोला था अंदर वाला जो सर्कमफ्रेंस है वो है C1, ये बाहर वाला है C2, यही बोला था। तो हमसे बोला कि विदित। अच्छा विदित क्या होता है? इसी को नाम विदित कहते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस, यही विदित है। तो ये वाला डिस्टेंस का कैसे निकलेगा? तो पूरा कैपिटल आर में से आप स्मॉल आर को माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या स्मॉल आर है, अब पूरा है ये वाला कैपिटल आर, तो पूरा कैपिटल आर में से आप स्मॉल आर को माइनस कर लीजिए तो ये वाला विदित निकल जाएगा। यानी विदित इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब बोला कि इसका जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से बताइए आप C2 का पहले वैल्यू बताइए। C2 हो गया बाहर वाले का सर्कमफ्रेंस, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो यहाँ पे आर की जगह आपको कैपिटल आर लिखना है। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 अपॉन 2 पाई इक्वल टू आर, होगा ना। जैसे यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई में है तो 2 पाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं R इक्वल टू C2 अपॉन 2 पाई। पहले बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुआ ये कैपिटल आर का वैल्यू निकालने में। अब इसके बाद देखिए, अब C1 इक्वल टू लीजिए। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि C1 अंदर वाला सर्कल है और इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा C1 अपॉन, ये जो 2 पाई आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में इक्वल टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया कैपिटल आर का वैल्यू और ये हो गया स्मॉल आर का वैल्यू। अब हमको निकालना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये कैसे आएगा? आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिएगा LHS वाले को LHS के साथ माइनस करिए और RHS वाले को RHS के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू C2 अपॉन 2 पाई माइनस C1 अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 माइनस C1। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, डेट मीन्स ये विदित है और विदित का वैल्यू आ गया C2 माइनस C1 अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही चीज बोला था कि इसका जो विदित आएगा वो C2 माइनस C1 अपॉन 2 पाई आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही चीज तो आया है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे हो रहा है कि ए ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रिंग। एक ट्रैक है जो कि सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है। सर्कुलर रिंग का मतलब वही कंसेंट्रिक सर्कल का बात हो रहा है।
तो कह रहा है कि इफ द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेज ऑफ द ट्रैक आर 352 मीटर एंड 396 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला कि ट्रैक का जो इनर सर्कमफ्रेंस है वो है 352 मीटर और जो आउटर सर्कमफ्रेंस है वो दे रखा है 396 मीटर। तो कह रहा है कि देन द विड्थ ऑफ द ट्रैक 14 मीटर। तो ट्रैक का जो विड्थ आएगा वो 14 मीटर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे आप एक ट्रैक बना लीजिए सर्कुलर। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा ये वाला हो जाएगा स्मॉल आर और ये वाला हो जाएगा कैपिटल आर। और हमसे बोला था कि इसका जो विड्थ है, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा 14 मीटर। तो यहाँ पे इसका विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ का मतलब हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बोला कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14 मीटर, यही बोला था ना। अब देखिए यहाँ पे इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस दोनों का वैल्यू दे रखा है। इनर सर्कमफ्रेंस का वैल्यू था 352 और आउटर सर्कमफ्रेंस था 396 मीटर, ये वाला। इसको हम मान लेते हैं C2 और इनर वाला को मान लीजिए C1। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे पहले आप C2 का वैल्यू निकालिए, मतलब C2 से चलिए। तो C2 का वैल्यू दे रखा है 396 मीटर। अब यहाँ पे बताइएगा C2 इक्वल टू होता है 2 पाई आर। यहाँ पे आपको लेना होगा कैपिटल आर, क्योंकि ये जो बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल आर है, इक्वल टू 396 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर इक्वल टू 396। अब यहाँ पे देखिए कटेगा, ये पहले 2 से काटिए, तो 2 से कटेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 196। फिर 22 से काटिए, 22 से कटेगा ये कितना बार में, ये कटेगा यहाँ पे सबसे पहले तो हम गलत कर दिए, इसको काटवे किए हम गलत। यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए अब 22 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पे हो गया कैपिटल आर अपॉन 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 63 मीटर। तो ये हो गया कैपिटल आर। अब देखिएगा, अब आप C1 से चलिए, तो C1 का वैल्यू दे रखा है 352 मीटर। तो C1 है अंदर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेडियस इसका स्मॉल आर है, इक्वल टू हो जाएगा 352। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह रेडियस इक्वल टू 352। अब यहाँ पे इसको काटिए, पहले 2 से इसको काटिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 176। फिर 22 से ये कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल r/7 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा 56 मीटर। हमको चाहिए विड्थ, तो यहाँ पे देखिएगा विड्थ डेट मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू 63 और माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 56। तो यहाँ पे इसको आप घटाइएगा तो ये 7 आएगा ना, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि इसका जो विड्थ आएगा वो 14 मीटर आएगा, तो ये तो गलत बात हो गया। यहाँ पे तो 7 मीटर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 मीटर आएगा, तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे 7 मीटर आएगा ना कि 14। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट 1 आप देख रहे हैं ये फॉल्स हो जाएगा। और आपको पता है कि जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा तो ये चला जाएगा ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे भी देखिए 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a यूनिट। कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये हुआ कि वो स्क्वायर के अंदर ड्रा हुआ है, और स्क्वायर का साइड दे रखा है 2a यूनिट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि यदि सर्कल है जो स्क्वायर के सारे साइड को टच कर रही है,
देन द एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्क्वायर इज 4 माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे बोला कि तो जो रीजन है वो कहाँ पे, तो आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्क्वायर, यानी वो रीजन जो सर्कल के बाहर है लेकिन स्क्वायर के अंदर है, तो उस रीजन का जो एरिया आएगा वो आएगा 4 माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप फिगर को बनाने का प्रयास करिए। जैसे बोला कि एक सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक स्क्वायर हम बना लिए हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और इसके अंदर आप एक सर्कल बनाइए। और बोला था कि सर्कल है जो इसके चारों साइड को टच करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल आ जाएगा जो इसके चारों साइड को टच कर रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर का साइड है 2a यूनिट। तो हमसे बोला कि एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्क्वायर, मतलब उस रीजन का एरिया जो सर्कल के बाहर है लेकिन स्क्वायर के अंदर है। तो देखिए ये आप सर्कल को देख पा रहे हैं ना, तो सर्कल के बाहर, तो यही वाला रीजन हो जाएगा जो सर्कल के बाहर रहना चाहिए। इधर ये वाला हो जाएगा, नीचे में ये वाला हो जाएगा, और इधर ये वाला हो जाएगा। तो ये रीजन जिसको हम शैडो किए हैं वो सर्कल के बाहर है लेकिन स्क्वायर के क्या है, अंदर में ही है। तो इसी रीजन का बात हुआ था कि जो सर्कल के बाहर हो और स्क्वायर के अंदर हो। तो इस रीजन का जो एरिया आएगा वो 4 माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर यूनिट आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप निकाल के देखिए कि आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करिए तो ये रेडियस हो जाएगा, और इधर ज्वाइन करिए इसको तो ये भी रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए ये जो पूरा जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं जो डायमीटर है सर्कल का, तो इसका लेंथ कितना आएगा, ये साइड के इक्वल ना इसका लेंथ होगा। तो ये वाला है 2a ये पूरा, तो ये वाला भी लेंथ हुआ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आधा आधा इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a, यानी सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा a। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब पूरा स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये सब जो साइडेड रीजन है इसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। पूरा स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए स्क्वायर का साइड कितना है, 2a है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे पाई, और रेडियस देखिएगा रेडियस कितना a है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a पुट करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। यहाँ पे आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस पाई, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू a स्क्वायर, यही इसका एरिया होगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि एरिया 4 माइनस पाई इंटू a स्क्वायर आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, वहीं तो आ रहा है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट 2 है ये हो जाएगा ट्रू। अब आपको देखना है स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे देखिए करा है कि अ सर्कल सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, करा है कि एक सर्कल है जो स्क्वायर के चारों ओर सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है वो चारों ओर है, किसी फिगर के चारों ओर। तो यहाँ पे स्क्वायर का बात हुआ है, तो वो जो सर्कल है वो स्क्वायर के चारों ओर है, और यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड है वो है ए। तो करा है कि देन द एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द स्क्वायर एंड इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इज पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो कह रहा है कि उस रीजन का एरिया जो स्क्वायर के बाहर है लेकिन वो सर्कल से क्या है, घिरा हुआ है, तो उस रीजन के एरिया इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको भी चेक कर देते हैं, ये है स्टेटमेंट 1। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल है जो स्क्वायर के चारों ओर है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए,
और इसी के अंदर आप एक स्क्वायर बना दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि एक सर्कल है जो स्क्वायर के चारों ओर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सर्कल है वो स्क्वायर ए बी सी डी के चारों ओर ने है, बिल्कुल ये इसके चारों ओर है। और यहाँ पे बोला था कि स्क्वायर का साइड है ए यूनिट, तो यहाँ पे इसका साइड ए हो जाएगा। तो बोला था कि उस रीजन का एरिया जो स्क्वायर के बाहर, तो स्क्वायर के बाहर कौन है, ये वाला रीजन क्या है, स्क्वायर के बाहर है। इधर ये वाला भी रीजन स्क्वायर के बाहर है। नीचे में देखिए ये वाला रीजन हो जाएगा स्क्वायर के बाहर, और इस तरफ ये वाला रीजन हो जाएगा। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं जो स्क्वायर के बाहर है, लेकिन ये क्या है, सर्कल से क्या इंक्लोज है, घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ है। ये जिसको हम शेडेड किए हैं ये स्क्वायर से बाहर तो है ही है, लेकिन सर्कल से क्या है, ये घिरा हुआ है, मतलब सर्कल के अंदर है। तो बोला था इसी का एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले यहाँ पे एक चीज रुक जाइए, पहले यहाँ पे स्क्वायर का साइड दे दिया, पहले आप रेडियस पता कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको हम एक चीज बताए थे कि अगर कोई स्क्वायर सर्कल के अंदर ड्रा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई स्क्वायर सर्कल के अंदर ड्रा हुआ है तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को सर्कल के सेंटर पे बाइसेक्ट करता है। या आप याद करिए, ये पॉइंट आपको हमने बताए हैं कि अगर कोई स्क्वायर सर्कल के अंदर ड्रा हुआ है तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को सर्कल के सेंटर पर ही बाइसेक्ट करेगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल, ये वाला 90-90 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है। अब देखिए ओ ए ये सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगा, ओ सी ये भी सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगा। अगर आप ओ बी को देखिए तो ये भी रेडियस का काम करेगा और ओ डी भी रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप AC को देख रहे हैं तो AC क्या है, स्क्वायर के लिए डायगोनल है, तो इसी से आपका निकलेगा रेडियस। देखिए यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताइए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। और यहाँ पे देखिए इसके डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, तो r प्लस r दोनों को ऐड करिए तो टोटल हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे डायगोनल की जगह पुट हो गया 2r, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू, और साइड का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए a है, तो यहाँ पे साइड की जगह a आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, यहाँ पे √2 से काटे इसको √2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा a/√2, यानी इस सर्कल का रेडियस आ गया a/√2। अब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लीजिए, पूरा सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर ABCD के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। पूरा सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे सर्कल का एरिया होगा πr² और स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा पाई की जगह पाई, और रेडियस यहाँ पे देखिए a/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर माइनस, और साइड a है ना तो यहाँ पे a पुट होगा तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, और नीचे में √2 है तो √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस a²। यहाँ पे देखिए a² दोनों तरफ है तो आप a² ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस यहाँ पे बचेगा 1, तो यहीं इसका एरिया आ जाएगा।
और क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे आया है ए स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस वन, और क्वेश्चन में भी यही चीज़ दे रहा था ए स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस वन, तो यही वाला एरिया आया था ना, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है। यहाँ पे चेक करिए, स्टेटमेंट टू में एरिया ऑफ साइड रीजन कैसे निकला था, स्क्वायर के एरिया में से आप सर्कल के एरिया को माइनस किए थे, और जबकि स्टेटमेंट वन में साइड रीजन का एरिया कैसे निकला है, तो यहाँ पे सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस हुआ है। और आपको बात समझ में, जैसे स्टेटमेंट टू में स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस हुआ, और जबकि यहाँ पे सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस हुआ है, तो कहाँ पे यूज हुआ, इसमें तो यूज हुआ ही नहीं। स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं ना हुआ है। जैसे स्टेटमेंट वन में स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस हुआ था, और जबकि यहाँ पे सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, और जब यूज नहीं हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट टू को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज गिवन बाई एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर। कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है एक सेक्टर का, और उसमें एंगल है थीटा और रेडियस है आर, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो फार्मूला ही होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटर है और ये मान लीजिए सेक्टर है ओ ए बी, और बोला कि एंगल भरा है थीटा, रेडियस है आर, और ये वाला जो आप ए बी देख रहे हैं यहाँ पे, यही ना लेंथ ऑफ आर्क है। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर, यही फॉर्मूला होता है ना जो कि यहाँ पे लिख रखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा ट्रू। अब देखिए स्टेटमेंट वन को, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। एक क्लॉक में मिनट हैंड का मतलब मिनट वाला सुई, मिनट वाले सुई का लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि देन द एरिया स्वेप्ट बाई इट इन 5 मिनट इज 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि उस मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट होगा, मतलब एरिया जो बनेगा वो इतना होगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आप निकाल के चेक कर लीजिए। जैसे ये है स्टेटमेंट वन, जैसे सबसे पहले आप एक घड़ी बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11, ठीक है। और बोला कि 1 मिनट वाला सुई है इसमें, तो अभी मान लेते हैं मिनट वाला सुई यहाँ पे है, और बोला कि 5 मिनट में ये जो एरिया बनाएगा वो इतना आएगा उसका एरिया। तो देखिए अभी मिनट वाला सुई यहाँ पे है, तो 5 मिनट के बाद मिनट वाला सुई कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो लेंथ दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 7। और यहाँ पे एंगल नहीं दिया है। अच्छा आप बताइए, जैसे मिनट वाला सुई यहाँ से गया यहाँ, तो यही वाला एरिया कवर करेगा ना। और ये वाला देखिए ये क्या भर रहा है, ये एक सेक्टर भर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा नहीं समझना है, ठीक है, ये पूरा इसका एरिया यहाँ पे नहीं निकलता है। जैसे जब आप इसको रेडियस कंसीडर करते हैं मिनट वाला सुई को, तो जैसे मिनट वाला सुई यहाँ से इसी तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यही वाला एरिया आपसे पूछा, ये नहीं कि ये पूरा यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन मत कर दीजिएगा, काहे कि मिनट वाला सुई थोड़ा सा नीचे ही रहता है। तो यही वाला एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ से पहले आप निकालिए थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आपको पता है कि मिनट वाला जो सुई है वो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। जैसे पूरा एक बार ये घूमेगा मिनट वाला सुई तो 60 मिनट कवर करेगा, और पूरा राउंड में कितना डिग्री बन जाएगा, 360। तो यहाँ से बताइए 1 मिनट में कितना,
ये हो जाएगा 360/60। तो हमसे बोला था 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360/60 इंटू 5। यहाँ पे काटिए इसको 6 बार में, तो 6 इंटू 5 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में एंगल बनेगा 30 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल पता चल ही गया, रेडियस पते है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए जो कि एक सेक्टर है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे फार्मूला यूज करिए, तो ये होता है θ/360πr²। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 है, तो 30/360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 है, तो 7 इंटू 7। 7 से काटिए 7 को, 0 से कटेगा 0 और 3 से काटिए इसको 12 बार में। इसके बाद देखिए 2 से काटिए 6 बार में और 2 से काटिए 11 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 11 इंटू 7 और नीचे में आ गया 6, तो ये हो जाएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया है 77/6, और क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा था कि इसका एरिया 77/6 आएगा, तो बिल्कुल सही है, इसका एरिया इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों ट्रू हो गया है। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में क्या था, लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू दे रखा था, और स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकला है। तो कहाँ से यूज हुआ, यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 में लेंथ ऑफ आर्क का बात हुआ है, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में एरिया ऑफ सेक्टर निकला है, तो नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में नहीं हुआ, तो ये चला जाएगा ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 को ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज लेस देन द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे बोला कि जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो हमेशा लेस देन होगा, किससे, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से। जैसे यहाँ पे आप फिगर में इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे ये एक सर्कल है और यहाँ पे आपको बनाना है माइनर सेगमेंट, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, और यहाँ पे AB को मिलाइए, तो ये वाला जो रीजन है यही है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो बोला कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो हमेशा कम होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया से। तो ये माइनर सेगमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन है, यही बनाना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे P मान लेते हैं, तो OAPB यही बनाना है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है। और आपको बात समझ में, ये जो हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं यही इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है। तो ये जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया से छोटा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। ये तो आप फिगर में भी साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये माइनर सेगमेंट बस इतने सा है, इतना ही है ना जो साइडो किया हुआ है, जबकि इसका सेक्टर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर कितना बड़ा है। ये माइनर सेगमेंट इसी के अंदर में ही है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के अंदर में ही है ना। तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा वो हमेशा इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया से छोटा होगा। ये बिल्कुल और बिल्कुल ट्रू बात है, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख भी पा रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया ट्रू। अब देखिए स्टेटमेंट 2 को, यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे मेजर सेगमेंट का बात हुआ है कि एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज लेस देन द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी वहीं से बोला है कि जो मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो हमेशा कम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बनाना है मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये कॉर्ड है AB, तो यहाँ पे आप AB के ऊपर जितना भी रीजन देख रहे हैं ये वाला, ये सारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी को ना बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब रहा बात इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन होगा मेजर सेगमेंट का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको मिलाइए और इधर इसको मिलाइए,
तो यहाँ पे देखिएगा मेजर सेगमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा वो कौन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं P। तो ये वाला देखिए जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, यही मेजर सेगमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा। और आपको बात समझ में है? आप अगर दोनों फिगर को कंपेयर करके देखिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है मेजर सेगमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर और एंगल ये वाला हो जाएगा इसमें। अब देखिए तो यहाँ पे बोला था कि मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया से हमेशा कम होगा। तो कम कहाँ है, जैसे आपका जो मेजर इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर वो इतना ही है ना, ये वाला जो आप हाईलाइट देख पा रहे हैं यही वाला रीजन मेजर सेक्टर है। और जबकि सेगमेंट देखिए ये वाला भी रीजन आ गया है, सेगमेंट में नहीं आ गया, ये सेगमेंट में पूरा आ गया ये वाला भी। और जबकि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है वो इतना ही है, और जबकि मेजर सेगमेंट में इतना रीजन ज़्यादा आ रहा है। तो फिर यहाँ पे कम कहाँ है, यहाँ पे तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया से ज़्यादा है। और जबकि क्वेश्चन बोला था कि ऑलवेज लेस देन होगा, तो फिर लेस देन कहाँ है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे मेजर सेगमेंट ये पूरा है जो कि आप साइडों देख पा रहे हैं, ये यहाँ तक है, ये वाला पूरा है। और जबकि कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर कौन है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक यही वाला रीजन है। अब मेजर सेगमेंट में ये वाला भी रीजन आ रहा है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया से ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पे वो रहा लेस देन, तो लेस देन तो नहीं है, ये तो मोर देन होना चाहिए था। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और आपको पता ही है कि जब स्टेटमेंट 2 फॉल्स होता है तो ये चला जाता है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ 3 सेक्टर्स ऑफ सेक्टर एंगल θ1 डिग्री, θ2 डिग्री एंड θ3 डिग्री आर कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसमें 3 सेक्टर को कट किया है। एक सेक्टर का एंगल θ1 है, दूसरे सेक्टर का एंगल θ2 है और तीसरे सेक्टर का एंगल θ3 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 3 सेक्टर्स इज पाई अपॉन 360 इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला कि तीनों सेक्टर के एरिया का जो सम आएगा वो आएगा ये पाई अपॉन 360 इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निकाल के देखना होगा तभी ना पता चलेगा। जैसे एक सर्कल है, अब बोला कि इस सर्कल का रेडियस आर है और इससे 3 सेक्टर कट किया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 3 सेक्टर काट लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रेडियस आर है तो सभी का रेडियस आर ही रहेगा। इसमें एक सेक्टर का एंगल हो जाएगा θ1, फिर दूसरे सेक्टर का एंगल हो जाएगा θ2 और तीसरे सेक्टर का एंगल हो जाएगा θ3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पहला सेक्टर, ये हो गया दूसरा सेक्टर और ये हो गया तीसरा सेक्टर। तो यहाँ पे 3 सेक्टर को काटा है, तो यहाँ पे तीनों सेक्टर के एरिया का सम निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 सेक्टर्स। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इस पहले वाले सेक्टर का एरिया निकालिएगा तो यहाँ पे थीटा की जगह आपको लेना होगा θ1। तो यहाँ पे हो जाएगा θ1/360 पाई आर स्क्वायर प्लस, इसके बाद जब आप दूसरे सेक्टर का एरिया निकालेगा तो यहाँ पे थीटा की जगह आपको लेना होगा θ2। तो यहाँ पे हो जाएगा θ2/360 पाई आर स्क्वायर। और जब तीसरे सेक्टर का एरिया निकालिएगा तो यहाँ पे थीटा की जगह लेना होगा θ3। तो ये हो जाएगा θ3/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा θ/360, सॉरी थीटा नहीं, थीटा तो इसमें कॉमन ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 सब में आपको दिख रहा होगा। तो आप पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा θ1 प्लस यहाँ पे बचेगा θ2 प्लस यहाँ पे बचेगा θ3। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे आर स्क्वायर तो इंटू में ही है ना, तो इसको ऐसे लिखिए θ/360 इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और आर स्क्वायर को यहाँ पे इंटू में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे।
और देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी था। तो जो क्वेश्चन में बोला था कि इसका तीनों सेक्टर के एरिया का सम इतना आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, इतना ही आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए आप स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ 3 सेक्टर्स हुज सेक्टर एंगल्स आर 35 डिग्री, 65 डिग्री एंड 80 डिग्री आर कट फ्रॉम अ सर्कल। यहाँ पे वही से बोला कि एक सर्कल से 3 सेक्टर को कट किया है, और यहाँ पे पहला सेक्टर का एंगल 35 है, दूसरे सेक्टर का एंगल 65 है, और तीसरे सेक्टर का एंगल 80 डिग्री है। तो कह रहा है कि देन द सम ऑफ देयर सेक्टर्स एरिया इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो कह रहा है कि तीनों सेक्टर के एरिया का जो सम होगा वो सर्कल के एरिया का हाफ होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे पहले लिखिए स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए और उससे 3 सेक्टर को कट करिए। यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया पहला सेक्टर, ये हो गया दूसरा सेक्टर, और ये हो गया तीसरा सेक्टर। यहाँ पे बोला था कि एक सेक्टर का एंगल है 35, फिर दूसरे सेक्टर का एंगल है 65, और तीसरे सेक्टर का एंगल है 80 डिग्री। और यहाँ पे रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो रेडियस r हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। यही बोला था ना कि तीनों सेक्टर के एरिया का जो सम होगा वो सर्कल के एरिया का हाफ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखिए तीनों सेक्टर के एरिया का सम निकाल लीजिए यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे फार्मूला ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा θ1/360 पाई r स्क्वायर प्लस θ2/360 पाई r स्क्वायर प्लस θ3/360 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए पाई r स्क्वायर बाई 360, तो यहाँ पे बच जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 360, और यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो θ1 35, θ2 65 और θ3 80 डिग्री इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 360, और यहाँ पे इसको ऐड करिए तीनों को, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 180 इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाई 2। काटिए इसको दो बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाई 2। देखिए आ गया LHS RHS इक्वल। तो यहाँ पे जो बोला था कि तीनों सेक्टर के एरिया का जो सम है वो सर्कल के एरिया का हाफ होगा, तो ये बिल्कुल सही बात था, सर्कल के एरिया का हाफ ही आया है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो गया ट्रू। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 भी और स्टेटमेंट 1 भी। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था कि तीनों सेक्टर के एरिया का आप सम निकाले थे, और यहाँ पे थीटा ये पाई r स्क्वायर बाई 360 आप कॉमन ले लिए थे, और यहाँ पे भी तो वही काम आप किए ना, तीनों सेक्टर के एरिया का सम निकालें और यहाँ पे भी पाई r स्क्वायर बाई 360 कॉमन ले लिए, और जिस वजह से ये वाला लास्ट में आया था जो कि क्वेश्चन में बोला था, वही चीज़ यहाँ पे लास्ट में आया था भी। तो यहाँ पे तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। जैसे स्टेटमेंट 2 में देखिए ये वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 में ये वाला स्टेटमेंट, दोनों सेम आया है, मतलब यूज तो हुआ ही है ना। तो यहाँ पे जब यूज हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे भी देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को ही देख लीजिए।
यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल का एक कॉर्ड है और सर्कल का रेडियस आर है, तो बोला कि जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रहा है राइट एंगल कहाँ पे, तो सर्कल के सेंटर पे। तो कह रहा है कि देन एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज 1/4 इंटू पाई माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर। तो बोला कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो एरिया आएगा वो आएगा 1/4 इंटू पाई माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये सेंटर है, तो बोला कि इसमें एक कॉर्ड है, तो मान लेते हैं ए बी एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड है जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो यही वाला है ना, तो इसी का एरिया आपको निकालना होगा। और यहाँ पे रेडियस आर है, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निकालिए एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताइए, तो ये होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई की जगह पाई रहने दीजिए और रेडियस आर है तो आर स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, क्योंकि थीटा 90 है। यहाँ पे देखिए 90 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू तो 1 होगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए या ना करिए बात बराबर। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बताइए 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 बार में कटेगा, और 2 इंटू आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 और नीचे में 4। तो इसी को आप अरेंज करके लिख दीजिए ना, इसको आप 1/4 इंटू पाई माइनस 2 और आर स्क्वायर को यहाँ पे लिखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और क्वेश्चन में भी यही चीज़ दे रखा है, तो ये वाला हो जाएगा ट्रू। जो क्वेश्चन में बोला था कि एरिया सेगमेंट का इतना आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अ मोटरसाइकिल व्हील कवर्स 22 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5000 रिवोल्यूशन। यहाँ पे बोला कि एक मोटरसाइकिल का जो व्हील है वो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 5000 रिवोल्यूशन में। तो कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर। तो बताइए कि व्हील का जो रेडियस आएगा वो 70 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है स्टेटमेंट 1। सबसे पहले आप एक व्हील बना लीजिए, ये कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं इसका रेडियस है r सेंटीमीटर, और हमसे बोला है कि इसका रेडियस आएगा 70 सेंटीमीटर। तो इसको चेक कर लीजिए, देखिए कैसे चेक होगा। जैसे इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर व्हील एक रिवोल्यूशन लगाएगा तो ये अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर करता है, ये बात तो आपको पता है। और नहीं पता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर व्हील एक रिवोल्यूशन लगाएगा, डेट मीन्स एक चक्कर लगाएगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में 2πr। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वो बोला था कि टोटल कितना रिवोल्यूशन लगाया है 5000 रिवोल्यूशन, और यहाँ पे डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक रिवोल्यूशन में ये 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टोटल रिवोल्यूशन लगाया है 5000 रिवोल्यूशन, तो 5000 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल था 5000 रिवोल्यूशन ना, तो ये हो जाएगा 5000 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो एक रिवोल्यूशन में 2πr, तो 5000 रिवोल्यूशन में ये हो जाएगा 5000 इंटू 2πr, ये कुल इतना डिस्टेंस कवर करेगा।
पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपको यह पता चल ही गया कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करा 2πr, तो टोटल व्हील कितना चक्कर लगाया, 5000 चक्कर लगाया। तो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस, तो 5000 चक्कर में कितना डिस्टेंस, तो 5000 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल इतना डिस्टेंस हो जाएगा। यानी 5000 चक्कर में इतना डिस्टेंस लगाया, और जबकि क्वेश्चन में ही बोला था कि ये 5000 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 22 किलोमीटर। और यहाँ पे 5000 चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर किया, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5000 चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 22 किलोमीटर। अच्छा, आप अब खुद सोचिए कि जैसे यहाँ पे हम 5000 चक्कर का जो डिस्टेंस निकाले हैं वो इतना आया है, और जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हील है जो 5000 चक्कर में इतना किलोमीटर जाता है, तो क्या दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है। जैसे आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे लिख रखा है 100 और यहाँ पे लिख रखा है 500/5, ठीक है। अगर जैसे यहीं पे मान के चले, इसी को क्वेश्चन को बोलते हैं कि जैसे व्हील है जो इतना डिस्टेंस कवर किया 100, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हील है जो 500/5 इतना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होगा? काहे कि दोनों डिस्टेंस व्हील के बारे में ही बोला है। यहाँ पे आप निकालें कि व्हील है जो इतना डिस्टेंस कवर किया, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हील है जो इतना डिस्टेंस कवर किया। अब आप खुद सोचिए, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे भी वही चीज़, जैसे आप 5000 रिवोल्यूशन में निकाल लें कि व्हील इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हील 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दोनों डिस्टेंस तो आपस में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, क्योंकि रेडियस का वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे जो 22 किलोमीटर है ना, इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर साइड में कर देते हैं 22 किलोमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलिएगा? तो पहले किलोमीटर को बदलिए मीटर में, तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया सेंटीमीटर में। कैसे कैसे हुआ आपको आ रहा समझ में? पहले किलोमीटर को हम बदल लिए मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इस पूरा जो मीटर में है इसको अब बदलना होगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा हो गया सेंटीमीटर में। तो ये वाला डिस्टेंस हुआ और ये वाला डिस्टेंस हुआ, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर 5000 इंटू 2πr इक्वल हो जाएगा 22 इंटू 1000 इंटू 100। यहाँ पे काटिए इसको, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 0 से कटेगा 3 0, इसके बाद 5 इंटू 2 करिएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 से कट जाएगा 1 0। अब यहाँ पे देखिए, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू, इधर बच रहा है 22 इंटू, यहाँ पे 10 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 10 लिखिए। अब यहाँ पे 22 से कटेगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा r/7 इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में भी बोला था कि रेडियस आएगा 70 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल रेडियस आएगा 70 सेंटीमीटर ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 भी हो गया ट्रू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था, यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाले थे, और जबकि स्टेटमेंट 1 में तो सेगमेंट कहाँ है, इसमें तो व्हील का बात हुआ है, इसमें तो सेगमेंट कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे सेगमेंट है, कहीं पे तो सेगमेंट वगैरह है नहीं। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में नहीं हुआ है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।